थर्स्ट एंड प्रेशर। अब क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास यदि है और यदि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, तो ये फोर्स जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं थर्स्ट, राइट। और एक सिंगल यूनिट ऑफ एरिया पे ये फोर्स कितना अपना इम्पैक्ट डाल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेशर, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक ये बॉक्स है और यदि आप इस बॉक्स को यहाँ से पुश करते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के लिए यहाँ पर दो वेक्टर्स बन जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो ये दोनों ही अलग अलग थर्स्ट होंगे। इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक कील है और अगर आप इस कील के ऊपर हैमर से हिट कर रहे हैं, राइट, तो इस वक्त आप जो भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस कील के ऊपर, वो कहलाएगा थ्रस्ट, राइट। और थ्रस्ट जो है, क्योंकि ये एक फोर्स है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि ये फोर्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो खैर ये फोर्स होने की वजह से इसका जो न्यूटन है वही इसका SI होगा। और प्रेशर क्योंकि जो है यही थर्स्ट कितना यूनिट एरिया पड़ता है, तो इसका जो यूनिट है प्रेशर का वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो इसका SI होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, हम यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि एक फोर्स जो है इस नेल के ऊपर एक्ट की जा रही है, राइट, जिसकी वजह से ये नेल जो है इस दीवार के अंदर या लकड़ी के लट्ठे के अंदर ये धीरे धीरे करके घुसती चली जाती है। अब अगर हम यहाँ पे दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी देखें इन दोनों पिक्चर में, कि यहाँ पे नेल के ऊपर हथौड़े से वार किया जा रहा है और वहीं पर यदि आप दूसरी तरफ देखें तो आप देखते हैं कि एक चाकू से इस बंद गोभी को बहुत ही आसानी से काटा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी कॉमन सी चीज़ रही है दोनों के बीच में जिसकी वजह से दोनों फिनोमेना हो सके हैं। तो इसका सही आंसर है कि यहाँ पर है प्रेशर। इन दोनों ही में प्रेशर ज़्यादा था। अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि कील का पिन पॉइंटेड एज होता है, राइट, और चाकू का जो एज है आपको यहाँ जो नजर आ रहा है एज, वो एज भी इसका शार्प होता है। तो इन जगहों पे इसके प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो यहाँ पे आपके पॉइंटेड दिखा रहे हैं, इन जगहों पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। जितना उसका सरफेस कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, राइट। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं थर्स्ट बाय एरिया। अब यहाँ देख सकते हैं कील का, देखिए यहाँ पे कितना इसका पॉइंटेड टिप होता है और ये पॉइंटेड टिप होने की ही वजह से जब भी हम इस कील के ऊपर यहाँ से हैमर से हिट करते हैं तो जो फोर्स होता है वो सारा फोर्स जो भी आप मतलब ऑल फोर्स, कंप्लीट फोर्स जो है वो इस पूरे कील के केवल इस पॉइंटेड टिप पर फोकस जाती है, राइट। और इसके फोकस होने के कारण जो है ये कील जो है बहुत ज़्यादा आसानी से किसी भी दीवार में घुस जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास वो चाकू का अगर मोटा होता तो आप इससे नहीं काट सकते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम था, लेकिन अगर आपके पास शार्प एज होगा तो आप इसे बड़े ही आसानी से काट देंगे। यही है प्रेशर ज़्यादा होने का। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इन दोनों चित्रों में, कि आप देख सकते हैं यहाँ जो रेड ट्रक है इसके टायर बिल्कुल पतले हैं, राइट, बिल्कुल पतले, और आप देख सकते हैं ब्लू ट्रक के जो टायर्स हैं वो वाइड हैं। तो वाइड टायर होने की वजह से इस ट्रक का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से सड़क को नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर अगर ये पतले टायर होंगे तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जितना भारी व्हीकल होगा, चाहे वो कार है चाहे वो बाइक है, तो आप देख सकते हैं कि उनके जो टायर्स हैं वो उतने ही वाइड हो जाते हैं ताकि उनका प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ही अप्लाइड होती है इसके ऊपर, कि हम क्यों कटिंग टूल्स के शार्प एजेस रखते हैं या उसके ट्रक या मोटर बाइक्स के जो टायर्स होते हैं वो इतने वाइड क्यों होते हैं। सेम रीज़न है इसके पीछे का। अगर हम इसको थर्स्ट को ऐसे भी देखना चाहें कि अगर आप खड़े हैं सिर्फ सरफेस के ऊपर, यदि आप खड़े हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पैरों पे जो भी आपके बॉडी के कारण जो फोर्स यानी जो वेट है वो जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो कहलाएगा थ्रस्ट, राइट। और पैरों के ऊपर, क्योंकि पैर ही हैं हमारे दोनों जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है, तो उस बॉडी का वेट यानी कि मान लीजिए अगर आपका वेट अगर मैं कहूँ कि 100 न्यूटन है और आपके पैरों का अगर एरिया केवल
हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, राइट, तो अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपके पैरों के नीचे अगर मैं छोटे छोटे अगर पिन लगा दूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा कि आपके पैरों में ये सारे पिन जो हैं अंदर की तरफ धंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो फोर्स है यानी कि वेट है वो इन पिन के ऊपर जब गिरेगा तो इन पिन के एरिया कम होने की वजह से प्रेशर, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं बार बार, वो ज्यादा होगा, राइट, जिस वजह से पिन जो है लग जाती है हमारी बॉडी को, राइट। अगर आपको इस तरह के एग्जांपल्स अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एरिया है ये एरिया आपको मीटर स्क्वायर में लेना है, क्योंकि फोर्स जो है वो हमारा न्यूटन में है, राइट। अब यहाँ पर मैं इस चीज को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कि किस तरीके से एरिया का फर्क पड़ता है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अगर आपको सैंड से बाहर आना हो तो आप क्या करेंगे, या एक दलदल से बाहर आना तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। हम उसके लिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आदमी इस क्विक सैंड में बहुत तेजी से कूदा है, और आप ये देखेंगे कि निकलने के लिए क्या काम करता है। निकलने के लिए इसने देखिए अपनी बॉडी को एक लेटने वाली पोजीशन में बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर ये सीधा खड़ा रहेगा तो ये क्विक सैंड के अंदर ही धंसता चला जाएगा, राइट। तो ये सबसे पहले लेटना है और पैरों को हल्के हल्के से ऊपर चलाते हुए रहना है, क्योंकि लेटे हुए पोजीशन में हमारी बॉडी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और उस एरिया के बढ़ जाने की वजह से हमारी बॉडी का जो वेट है वो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो सैंड पर कम लगता है, और इस वजह से हम उसमें से आसानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यदि आप सीधे खड़े रहेंगे और हिलते डुलते रहेंगे तो जल्द ही इस रेत के अंदर पूरी तरह से समा जाएंगे। तो ये टेक्निक हमने अपने दोस्तों को भी बताना है कि अगर आप एक क्विक सैंड में हैं तो आप किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस टेक्निक में कि किस तरीके से ये आदमी यहाँ से जल्द बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब ये लेटने वाली पोजीशन में आ चुका है, और ये देखिए थोड़ा सा झटक झटक के ऊपर को आ रहा है। इसने पैरों को नीचे को नहीं पटकाया, ये ऊपर की तरफ पटक रहा है, और इस तरीके से ये बाहर आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बॉडी को लिटा लेने पे बॉडी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और खड़े रहने पे बॉडी के ये प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्म के ऊपर केवल एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग तरीकों से यदि हम रख दें तो आप देख सकते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक को ए और बी दो ही ब्लॉक हैं, दोनों का यहाँ पर मास भी सेम है, इनका वेट जो फोर्स है वो भी सेम है, इनकी डायमेंशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ब्लॉक्स में, मास वेट डायमेंशन सब है। लेकिन जो वर्टिकली जिसको हम रखते हैं तो अच्छा खासा उस पर आपको थ्रस्ट नजर आता है, और जब आप जिसको फ्लैट रखते हैं तो उसमें आपको थ्रस्ट कम नजर आता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। इस बात को हम यहाँ भी देख सकते हैं कि कुर्सी पे बैठने में बड़ा मज़ा आता है यदि आप कुर्सी बैठे हैं, लेकिन यदि आप उसी कुर्सी पे पैर रख के खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर कुर्सी जो टूट जाती है। क्यों? वैसे तो हम प्रेशर के जो यूनिट्स हैं उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन इसे हम पास्कल भी लिखते हैं। तो पास्कल जब भी आपने लिखना है तो आप ध्यान रखना कि ये पी स्मॉल होना चाहिए यूनिट के लिए, राइट। यहाँ पर ये यूनिट है तो उसका पी स्मॉल होगा, और नेम यदि आप लिख रहे हैं तो पी कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब अगर आप इसको पी लिखते हैं तो आप ध्यान रखना कि ये पी स्मॉल होगा पास्कल के लिए, और अगर आप सिंगल लेटर में लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिंगल लेटर की ऑप्शन नहीं है, इसमें पी ए होना चाहिए, पी ए, राइट। सो इस तरीके से आप इसके यूनिट्स भी लिख सकते हैं, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट्स इक्वलेंट है, दोनों ही SI है। अब इस न्यूमेरिकल में अगर हम कैलकुलेट करें कि इसका प्रेशर किसका क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ब्लॉक है जिसका कि डायमेंशन दे रखा है 40 × 20 × 10, राइट, और इसका जो मास दे रखा है वो है 5 किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम मास है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो डाउनवर्ड जो इसका वुडन सरफेस है, आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर प्रेशर कैलकुलेशन करना है कि प्रेशर इसका कितना होगा।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा और इसी तरीके से इसके लिए आपको इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा जो कि इसका पार्ट जो है बेस के साथ में कांटेक्ट में है, राइट। तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना बड़ा ही सिंपल, यहाँ पे 20 × 10 हो जाएगा जो कि आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये 20 है, यहाँ 40 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेफिनेट सी बात है कि ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आएगा और इसका जो प्रेशर होगा वो इससे 1/4 हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया जो है वो 4 गुना ज़्यादा है। ओके, सो अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका मास निकालेंगे क्योंकि मास 5 किलो है। तो अगर आपके पास मास है पता तो आप इसका वेट निकालेंगे और वेट आ जाएगा 9.8 से मल्टीप्लाई करके 49 न्यूटन। अब देखिए क्योंकि हमने इसका एरिया निकाल रखा था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको न्यूमेरिकल को अगर SI में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.02, और उसी तरीके से आप यहाँ पर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में डिवाइड बाय 10,000 करके। और इसके बाद जो आपके पास वेट आया था बस आपने देखना है कि वेट जो है पर यूनिट एरिया कितना आता है विच इज डिवाइडेड बाय, तो आपके पास आएगा 2450। तो अगर आपके पास आंसर 2450 है, जस्ट आप इसको 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 612, और यहाँ पर मेरे पास इसका जो आंसर आता है ये आता है देखिए 612, राइट। या फिर आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें तो भी आपके पास आंसर आपके पास एग्जैक्टली वही आएगा, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि हर एक लिक्विड और हर एक गैस, इनमें भी प्रेशर होता है। जो भी चीज फ्लो हो सकती है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। तो ऐसे में लिक्विड भी फ्लूइड है तो गैस भी फ्लूइड है, बिकॉज दीज टू कैन फ्लो। सॉलिड्स के लिए तो हमने प्रेशर निकाल लिया सरफेस के लेकर के, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका प्रेशर हम कैसे देखें? तो जो भी फ्लूइड्स हैं वो फ्लो हो सकते हैं और वो पूरे बर्तन के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर एक ये बॉक्स में अगर आपके पास गैस बंद है तो गैस जो है इसके इस वॉल पे, इस वॉल पे, इस वॉल पे सभी तरफ वो प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करेगा, इक्वल प्रेशर, राइट। कहीं पर भी वो प्रेशर कम एक्सर्ट नहीं करेगा। यही सबसे इसमें अच्छी बात लगी कि हर तरफ जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, और यहाँ लिखा हुआ है इस बात को कि प्रेशर जो है वो किसी भी कन्फाइंड मास में वो जो है ट्रांसमिट होगा बिना किसी कमी के, अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो बराबर ही अप्लाइड होगा, बराबर ही लगेगा, राइट। तो ये सबसे खास बात है।